अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कल हम लोगों का प्रारंभिक कक्षा था, उसमें गोचर और अष्टक वर्ग दशा प्रयोजन के विषय में हम लोग पढ़े थे। और आज जो विषय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रारंभिक विषय, इस कक्षा का जो मुख्य विषय है वो अष्टक वर्ग है। और इसी अष्टक वर्ग को हम लोग प्रारंभ से शुरू करेंगे। पिछले कक्षा में हम लोग ये भी अष्टक वर्ग के प्रयोजन क्या है उसको भी समझे थे। अष्टक वर्गेण ये शुद्धाः ते शुद्धाः सर्वकर्मसु सूक्ष्म अष्टक वर्गे संशुद्धिः स्थूला शुद्धिस्थु ग्रह गोचरे, इस विषय को समझे थे। यह अष्टक वर्ग चक्र जो सभी कर्म में शुद्ध ग्रह गोचर का व सूक्ष्म ग्रह गोचर का निर्देश करता है। एक स्थूल गोचर प्रक्रिया हम लोग चंद्र लग्न से, चंद्र राशि से, जन्म राशि से विचार करते हैं, और सूक्ष्म अष्टक वर्ग जो गोचर की सूक्ष्म प्रक्रिया, उस विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो मुख्य विषय यह है, जब हम लोग अष्टक वर्ग नाम सुनते हैं तो यह समझ में आ जाता है 8 वर्ग है। कितने वर्ग हैं ना? 8 वर्ग है। तो वो 8 वर्ग क्या क्या है ना? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये तो 7 ग्रह हैं। प्रत्येक ग्रहों की एक एक वर्ग बन जाएगा और लग्न को मिला के टोटल 8 हो जाते हैं। इसमें राहु और केतु को हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ, राहु केतु को छोड़कर सूर्य से लेके शनि तक 7 ग्रह और लग्न, इन 7 ग्रह लग्न को मिलाकर 8 वर्ग कुंडली बनते हैं। तो इसका प्रयोजन क्या है, क्यों इसको बनाने की जरूरत पड़ा है? क्या है कि जब हम गोचर का विचार करते हैं तो केवल चंद्रमा को मुख्य मानते हुए, लग्न मानते हुए, चंद्रमा से मतलब हमारे जन्म राशि से वर्तमान ग्रह की स्थिति को जानते हैं। जैसे वर्तमान बृहस्पति कौन से राशि में है ना? मेष राशि में चल रहा है। तो बृहस्पति मेष राशि में चल रहा है और शनि कुंभ राशि में है, और आज के चंद्रमा जो है वो मिथुन राशि में है। सूर्य वर्तमान सिंह संक्रांति चल रहा है, मतलब सिंह राशि में सूर्य है, और बुध भी सिंह राशि में बैठा है आज। मंगल अभी कन्या राशि में चल रहा है। यह जो वर्तमान आज का गोचर कुंडली है वो प्रत्येक व्यक्तियों के अपने अपने जन्म राशि से ही विचार किया जाएगा। जैसे जिन लोगों का राशि कर्क राशि है, उनका कर्क राशि से सूर्य वर्तमान सिंह राशि में है, कर्क राशि से सिंह राशि तक गिनती करेंगे तो 12वां होगा। तो इस सिंह महीना के लिए जब तक सिंह राशि में सूर्य है तब तक उसका 12 सूर्य कर्क राशि के जन्म कुंडली व्यक्तियों के लिए 12वां सूर्य हम लोग ग्रहण करेंगे। उसी प्रकार कर्क राशि जिन लोगों का जन्म राशि है, बृहस्पति कौन से घर में है ना? गोचर में वर्तमान बृहस्पति मेष राशि में अवस्थित है।
तो कर्क राशि से मेष राशि तक गिनती करेंगे। कर्क राशि से जब मेष राशि तक गिनती करेंगे तो कितना संख्या हो जाएगा? 10वां संख्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ यह हुआ 10वां बृहस्पति, 12वां सूर्य और शनि वर्तमान समय में कुंभ राशि में है। कर्क राशि से कुंभ राशि तक गिनती करेंगे तो कितना संख्या होगा? अष्टम। 8वां शनि हो गया। इस तरह प्रत्येक ग्रहों का कर्क राशि जिन लोगों का जन्म राशि है, जिन लोगों के कुंडली में, जन्म कुंडली में कर्क राशि में चंद्रमा बैठा है, उन लोगों का जन्म राशि कर्क राशि है। और उस जन्म राशि से आज का गोचर का कुंडली हम लोग गिनती करने से हम लोगों को पता चल जाता है। कहाँ से गिनती करने से? ना, कर्क राशि से गिनती करने से। मतलब वहां पर चंद्र लग्न जो है वो मुख्य हो गया। चंद्रमा हमारे जन्म राशि, जन्म कुंडली में जहां बैठा है वहीं से हम सब गिनती कर रहे हैं। लेकिन अष्टक वर्ग चक्र में क्या हो रहा है, इसका विशेष महत्व क्या है? ये गोचर कुंडली और अष्टक वर्ग का दोनों में फर्क क्या है? गोचर कुंडली में केवल हम चंद्रमा को मुख्य मानते हुए सभी ग्रहों का गोचर का गिनती किए, लेकिन अष्टक वर्ग कुंडली में सूर्य का अष्टक वर्ग एक बनेगा, चंद्रमा का, मंगल का, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि सभी ग्रहों का अलग अलग अष्टक वर्ग चक्र बनेगा। सूर्य अष्टक वर्ग में सूर्य से प्रत्येक ग्रहों की शुभ बिंदु अशुभ बिंदु को हम लोगों को अंकित करना पड़ेगा। तो सूर्य से, जैसे वहां पर गोचर कुंडली में चंद्रमा को लग्न मानते हुए हम गोचर कुंडली बना रहे थे, यहाँ पर अष्टक वर्ग में 8 वर्ग के जो कुंडली है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और लग्न, प्रत्येक को मुख्य मानते हुए, सूर्य को मुख्य मानते हुए सूर्य से प्रत्येक शुभ और अशुभ बिंदु के हिसाब से एक हम लोग कुंडली बनाएंगे, उसको सूर्य अष्टक वर्ग कहेंगे। चंद्रमा को मुख्य मानते हुए चंद्र अष्टक वर्ग बनेगा। मंगल से गिनती प्रारंभ करेंगे तो वो मंगल का अष्टक वर्ग बनेगा। इसी प्रकार प्रत्येक ग्रहों का अलग अलग शुभ स्थान ग्रंथों में कथित है और उसी शुभ स्थान के अनुसार हम लोगों को क्या करना है ना, अष्टक वर्ग चक्र निर्माण करना है। तो जो हम पिछले कक्षा में, कल की कक्षा में पढ़े थे, चंद्र लग्न शरीर है, तो लग्न जो है वो शरीर है, तनुभाव है, और उसमें प्राण जो है वो चंद्रमा है। उन दोनों को परीक्षण करते हुए फलादेश हम लोगों को करना है। इसमें लेकिन एक विशेष बात हो क्या गया है, जब हम गोचर की बात करें उसमें सूक्ष्म गोचर के लिए सभी ग्रहों का भूमिका मुख्य हो जाता है। जितना सूर्य का है उतना चंद्रमा का, मंगल का, बृहस्पति का, प्रत्येक ग्रहों का भिन्न भिन्न अष्टक वर्ग चक्र हम लोगों को बनाना है। इसलिए श्लोकों में कहा गया है, गोचर ग्रहवशात मनुजानां यत् शुभाशुभ फलाभ्याम उपलब्धैहि अष्टक वर्ग इति यो महद उक्तः तत् प्रसाधनामिह अभिधदे अहम। तो ग्रंथकार अष्टक वर्ग चक्र को बताने, शुभ अशुभ फल विचार करने के लिए अष्टक वर्ग चक्र को विचार करने जा रहे हैं। उसमें पहला अष्टक वर्ग हम लोग सूर्य का देख लेते हैं। और सूर्य का अष्टक वर्ग देखने के लिए यहाँ श्लोकों के हिसाब से शुभ चिन्ह अंकित है सारणी के माध्यम से। जैसे सूर्य से जन्म कुंडली में सूर्य से प्रथम स्थान, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, इन स्थानों में यह स्थान शुभ स्थान है, इसलिए बिंदु लगाया गया है। ये शुभ स्थानों में बिंदु तो क्या है, एक दक्षिण भारत और एक उत्तर भारत, दो परंपरा चलता है।
किसी में बिंदु रेखांकित किया जाता है और किसी किसी में कोई कोई विद्वान शून्य माने बिंदुओं को चिन्ह करते हैं। दक्षिण भारत में शुभ स्थान पर बिंदु रखे जाते हैं, अशुभ स्थान पर रेखा, और उत्तर भारत में जो है वो नोट करना है तो नोट कर लीजिए विषय को। उत्तर भारत में शुभ स्थानों पर अष्टक वर्ग चक्र में रेखा अंकित करते हैं और अशुभ स्थानों को बिंदु से चिन्हित कर लेते हैं। लेकिन ये शुभ बिंदु चिन्हित करे व रेखा चिन्हित करे, बात एक ही है, शुभ और अशुभ का निर्णय लेना है हमको। और इसका प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे तो और बाकी बाकायदे से हम लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सूर्य से कौन से स्थान शुभ स्थान है उसमें बिंदु लगाया गया है। चंद्रमा से जैसे तीसरे, छठे और दशम, एकादश स्थान में शून्य मतलब चिन्ह शून्य बिंदु लगाया गया है, उसी प्रकार मंगल से 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 इन्हीं स्थानों में शुभ बिंदु है। बुध से, बुध सूर्य अष्टक वर्ग में बुध जहाँ बैठा है, बुध से 3, 5, 6 और 9, 10, 11, 12 इन स्थानों में शुभ स्थान, और बृहस्पति से 5वां स्थान, 6ठा स्थान और 9वां स्थान, 11वां स्थान ये शुभ बिंदु है। आप लोगों को लिखना है तो सारणी के माध्यम से आप लोग लिख लीजिए, आगे हम लोगों को सुविधा होगा जब बनाएंगे। आप नोटबुक में ये सारणी नोट कर लीजिए जल्दी से, उससे आप लोग जब कुंडली तुरंत बनाएंगे, प्रैक्टिकल हम लोग बनाएंगे, उसमें आप लोगों को सुविधा होगा बनाने के लिए। और शुक्र से 6ठा, 7वां और 11वां जैसे 12वां स्थान जो है वो शुभ है। और शनि से, शनि सूर्य अष्टक वर्ग में शनि से 1, 2 और 4, 7, 8, 9, 10, 11 इन स्थानों में शुभ बिंदु है। उसी प्रकार लग्न से भी तृतीय, चतुर्थ और षष्ठ, दशम, एकादश, द्वादश स्थान में शुभ बिंदु बताया गया है। इसी को हम लोग एक उदाहरण में देखते हैं। क्या करें, उदाहरण के लिए कुंडली हम लोगों को चाहिए। कुंडली के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक डेट ऑफ बर्थ, आप लोग अपना अपना मोबाइल में भी डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए। 12 अप्रैल 2005 का मैं डाला हूँ, 12 अप्रैल 2005 का कुंडली, जन्म कुंडली, और टाइम ऑफ बर्थ शाम को 6:45 का आप लोग निकाल लीजिए। इसका सूर्य अष्टक वर्ग चक्र हम लोग बनाएंगे। कितना डेट ऑफ बर्थ कितना है ना, 12 अप्रैल 2005 निकाल रहे हैं सब लोग। जल्दी जल्दी अपने अपने मोबाइल पे, जो लोग कोई लियो स्टार हो बा एस्ट्रोलॉजी एंड हॉरोस्कोप हो, कोई भी कुंडली हो, आप लोग निकाल लीजिए अपने मोबाइल पे। प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखा गया है स्क्रीन में, 12 अप्रैल 2005, 12/4/2005, और समय जन्म समय जो है शाम को 6:45 है। और जन्म स्थान हम पूरी रखे हैं, आप लोग भी पूरी डाल दीजिए। जन्म स्थान चेंज कर सकते हैं, अभी पूरी हम डाले हैं। इसी के हिसाब से कुंडली आ जाएगा हमारे पास। और कुंडली, जन्म कुंडली यहाँ देखिए तुला लग्न की कुंडली है। और कुंडली को नोट कर लीजिए सब लोग अपने अपने नोटबुक में। तुला लग्न की कुंडली है। मंगल चतुर्थ भाव में मकर राशि में बैठा हुआ है, और मीन राशि में राहु, सूर्य और बुध, मर्क्यूरी मतलब एमी मर्क्यूरी है, बुध है, और वेनस शुक्र है। यहाँ एक मेष राशि में शुक्र, और वृष राशि में चंद्रमा, और मिथुन राशि में शनि, कन्या राशि में बृहस्पति और केतु। ये जन्म कुंडली है। लग्न जो है वो कौन सा लग्न है
ना तुला लग्न है। इस प्रकार आप लोग अपना अपना मोबाइल में डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक जन्म कुंडली आ जाएगा। वो जन्म कुंडली निकालना सब लोगों को आ रहा है ना, अपना अपना मोबाइल में निकाल सकते हैं ना, किसी को कोई डाउट? टाइम क्या लिए? टाइम लिए हैं शाम के 6:45, शाम 6:45 मतलब 18:45 में आप लिख सकते हैं। उसमें जिसमें 6:45 PM लिखना है वो मोबाइल के आपके हिसाब से। डेट गुरुजी, डेट डेट कितना लिए थे? 12 अप्रैल 2005। ठीक है। अभी वर्तमान यही हम लोग 2 कुंडली बना लेते हैं। एक तो जन्म कुंडली बनाते हैं और एक सूर्य का अष्टक वर्ग कुंडली बनाते हैं। और ये प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो बार बार हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लग्न क्या था? तुला लग्न था, है ना। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और मकर राशि में चतुर्थ भाव में, ये चतुर्थ भाव है, यहाँ चतुर्थ भाव में 10 लिखा है, मतलब मकर राशि है। और मकर राशि में मंगल बैठा है। और मीन राशि में षष्ठ स्थान में छठा घर जो शत्रु का घर है, वो मीन राशि में कौन है ना, जन्म कुंडली में आप लोग देखिए सूर्य और राहु और बुध है, ये 3 ग्रह हैं। ठीक है। कोई माइक ऑन किए हैं, आप ऑफ कर लीजिए, माइक को ऑफ करके अपना अपना करिए। शुक्र रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसमें दिक्कत होगी, माइक ऑफ कर लीजिए। शुक्र मेष राशि में सप्तम भाव में बैठा है और चंद्रमा वृष राशि में है अष्टम भाव में। अष्टम भाव मृत्यु स्थान है। शनि जो है वो भाग्य स्थान में मिथुन राशि में नवम भाव में बैठा है जन्म कुंडली में। यही है ना सब लोग। बृहस्पति मीन कन्या राशि में और व्यय भाव में बैठा हुआ है। ठीक है। गुरुजी हमारे वाले ऐप में शुक्र मीन राशि में ही है। आप कोई माइक ऑन किया है आपका? आप शायद डेट ऑफ बर्थ 6:45 डाल दिए क्या, 18:45 नहीं डाल के, या कुछ गलत किए होंगे। मीन राशि में दिखा रहा है कैसे, मेष राशि में दिखाना चाहिए कुछ ऐसे। 35 ही डाला, 45 ही डाला हूँ। हाँ? कुछ ना 18:45 ही डाला हूँ गुरुजी। कुछ ना कुछ गलत होगा। कौन सा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को अप टू डेट कर लीजिए थोड़ा सा। वो सॉफ्टवेयर अप टू डेट नहीं करने से भी दिक्कत होती है। एस्ट्रोलॉजी एंड हॉरोस्कोप। हाँ, एस्ट्रोलॉजी एंड हॉरोस्कोप नहीं, एस्ट्रोलॉजी एंड हॉरोस्कोप में आप पूरी डाले हैं ना। मैं भी एस्ट्रोलॉजी एंड हॉरोस्कोप में भी देख रहा हूँ, थोड़ा सा कहीं गलती कर रहे हैं, इसीलिए वो अप टू डेट नहीं किए हैं या कुछ गलती है, उसको सही कर लीजिए, वो सही आ जाएगा। कभी कभी मोबाइल आपको हर 2-4 दिन में अप टू डेट करना पड़ता है, आप लोग अप टू डेट कीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है। और बाकी लोगों का शुक्र आ रहा है मेष राशि में, आ रहा है सर। हाँ। आ रही है वर्तमान द्वादश में केतु सूर्याष्टक वर्ग है। हाँ, द्वादश में केतु है। सूर्याष्टक वर्ग में हम लोग शुभ बिंदु लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, सूर्य इस जन्म कुंडली में, ये जन्म कुंडली ऊपर वाला जो है वो कौन सा कुंडली है ना, जन्म कुंडली है। और जन्म कुंडली में सूर्य जहां बैठा है उसी स्थान से हम लोगों को गिनती करना है। सूर्य कहाँ बैठा है ना, मीन राशि में, मीन राशि में अष्टम भाव में बैठा है। तो मीन राशि से वो क्या कह रहा है, जहां ग्रह हो वहीं से पहला और दूसरा और चौथा
और 7वां और 8वां 9वां 10वां और 11वां भाव जो होता है सूर्य के लिए सूर्याष्टक वर्ग में शुभ है। तो पहला है तो सूर्य तो जन्म कुंडली में मीन राशि में है, जहां जहां शुभ है वहां वहां हम शून्य लगाएंगे। और यहाँ पहले संख्या को लिख देते हैं, केवल संख्या को 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 लग्न के हिसाब से हम लोग संख्या बैठा दिए जन्म कुंडली के हिसाब से। और सूर्य का गिनती किए, सूर्य से 1 के बाद 2 में भी शुभ बिंदु देंगे तो शुभ बिंदु दे देते हैं। और जहाँ बिंदु दे रहे हैं वहाँ गोला कर रहे हैं, शून्य का गोला कर रहे हैं। और चौथे में सूर्य जहाँ मीन राशि में है उससे चौथा मिथुन राशि में, अपना अपना नोटबुक में भी करते रहिए, उससे अभ्यास होगा। चौथे के बाद 7वां स्थान में शून्य बिंदु है। और 8वां स्थान 8 9 10 और 11 हो गया। सूर्य से 1 2 4 7 8 9 10 11 इन स्थानों में हम शुभ बिंदु दे दिए। उसी प्रकार सूर्य अष्टक वर्ग में चंद्रमा जहां बैठा है, चंद्रमा जिस स्थान में है, चंद्रमा कहाँ है, सूर्य तो यहाँ था, हम सूर्य से बना दिए। तो चंद्रमा जहां है चंद्रमा से बनाना है। चंद्रमा कहाँ है ना, वृषभ राशि में है। तो चंद्रमा वृषभ राशि में है, इसीलिए चंद्रमा से बनाएंगे। क्या ना तीसरे में और छठे में और 10वां 11वां उपचय राशि होते हैं। 3 6 10 11 जो है वो उपचय राशि होते हैं। लिख दीजिए, उपचय मतलब वृद्धि होता है। उपचय, एक उपचय है और दूसरा अनुपचय है। इसका महत्व गोचर में सबसे ज़्यादा है। गोचर विचार में और अष्टक वर्ग विचार में 3 6 10 11 जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वृद्धि का स्थान है। और चंद्रमा के लिए तो सबसे ज़्यादा है 3 6 10 11 स्थान। तो चंद्रमा जहाँ बैठा है वहीं से गिनती प्रारंभ करेंगे, है ना। चंद्रमा बैठा है वृष राशि में, वृष से तीसरा, वृष को 1 मानते हुए तीसरा जो होगा वो कर्क राशि हो जाएगा। 3 के बाद 6 जो होगा कौन सा स्थान हो जाएगा, तुला राशि हो जाएगी, होगी ना। चंद्रमा को 1 मानते हुए चंद्रमा से 6ठा घर तुला राशि होगा। और चंद्रमा से 10वां घर कौन सा होगा, कुंभ। हाँ। और 11वां घर मीन होगा। तो जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ शून्य लगा दिए हम 3 6 10 11 में। उसी प्रकार सूर्य अष्टक वर्ग में मंगल से 1 2 4 7 8 9 10 11 में लगाना है। मंगल कहाँ बैठा है ना, मकर राशि में बैठा है। मंगल जहाँ बैठा है वहाँ से 1 2 भी है। 1 2 मतलब 1 में लगा दिए शून्य, 2 में लगा दिए। मंगल को 1 मानते हुए गिनती कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। 2 के बाद 4 है, सामने में भी रखा हूँ, इसीलिए आप लोग देख के बनाइए। 4 के बाद 7 8 9 10 11, 7 पूरा सामने वाला भाव होगा। मकर राशि का 7वां भाव कर्क होता है। 7 8 9 और 10 और 11 हो गया मंगल का। इसके बाद बुध का देखिए, बुध जिस घर में बैठा है वहाँ से तीसरे, 5वें, 6ठे और 9 10 11 12 में हम लोगों को शून्य बिंदु देना है। बुध जन्म कुंडली में मीन राशि में बैठा है।
मीन राशि से हमको गिनती प्रारंभ करना है। मीन से तीसरा गिनती करेंगे तो ये तो वृष राशि होगा। मीन से तीसरा क्या है? वृष राशि है। तो वृष राशि में शून्य बिंदु रखेंगे, शून्य शुभ बिंदु है, शून्य, और उसके बाद 5, 3 4 5, 5 के बाद छठा में, 6 के बाद 7 8 नहीं है, 9 10 11 12, बुध से 9, 7 8 9, 9 10 11 12 हो गया। बुध से शून्य बिंदु दे दिए। उसी प्रकार बृहस्पति जहां बैठा है, बृहस्पति से 5 6 और 9 11 इतना स्थान में शुभ बिंदु देना है। 5 6 9 10 9 11, 5 6 में गुरु कहाँ है? जन्म कुंडली में, इसी भाव में है। किस भाव में? कन्या राशि में है। जन्म कुंडली में कन्या राशि में है। और बृहस्पति से 5 6 और 9 और 11 में शुभ बिंदु देना है। बृहस्पति जहां बैठा है वहां से 5 गिनती करेंगे तो क्या होगा ना? मकर राशि होगा, मकर होगा ना। 6 से 5 गिनती करेंगे तो क्या होगा? 6 7 8 9 10 जो होगा वो 5वां स्थान होगा, मकर होगा। मकर में एक शून्य बिंदु लगा देंगे, क्योंकि ये क्या हो गया? 5वां स्थान हो गया। और छठा स्थान क्या होगा? कुंभ होगा। छठा स्थान कुंभ हो गया। उसके बाद 9 और 11, 9 कन्या से 9 स्थान, कन्या से 7 होता है 12, और 9वां स्थान जो होता है वो वृष राशि होता है। क्या होता है? वृष राशि। कन्या में बृहस्पति है, कन्या से 9 गिनती करेंगे तो कौन सा राशि होगा? वृष राशि होगा। इसलिए वृष राशि में जहाँ 2 लिखा है वहाँ भी क्या करना है? हम लोगों को शून्य लगा देना है। उसके बाद 11वां घर में, 11वां घर जो होता है वो कर्क राशि होता है। कन्या से 11वां घर कर्क राशि है, उसमें भी शून्य लगा दिए। उसके बाद नेक्स्ट बृहस्पति का है और ये शुक्र का है। शुक्र का जो है वो क्या है? 6 7 और 12, मात्र 3 स्थान शुभ स्थान है सूर्य अष्टक वर्ग के लिए, क्योंकि ये शनि और शुक्र तो शत्रु है। सबसे ज़्यादा शुक्र का प्रभाव रहता है किसके ऊपर? सूर्य के ऊपर। सूर्य का निकटवर्ती ग्रह हम लोग मानते हैं बुध और शुक्र को। हमेशा सूर्य के आगे पीछे ये दोनों चलते हैं। उनका शुभ स्थान जो है वो कम है, 6 7 12। तो शुक्र जन्म कुंडली में बैठा है मेष राशि में। मेष राशि से हम लोगों को गिनती प्रारंभ करना है। और मेष राशि से कितना गिनती करेंगे? 6 7 और 12। 6 7 12 हमको समझ में आ गया, क्योंकि मेष से गिनती करेंगे 6 कन्या होगा, और 7 तो तुला होगा, और 12 तो मीन राशि होगा ना। हो गया 6 7 12। उसके बाद शनि जन्म कुंडली में जहाँ बैठा हो वहीं से हम लोगों को 1 2 4 7 8 9 10 11 स्थान में शुभ चिन्ह अंकित करना है। यहाँ देखिए मंगल का जो जो शुभ स्थान था, शनि का भी वही शुभ स्थान है। ये दोनों पापक ग्रह है, मंगल और शनि। और सूर्य अष्टक वर्ग में इन दोनों का शुभ बिंदु सेम टू सेम स्थान में होता है। ये भी एक विशेषता है। जैसे चंद्रमा का उपचय राशि 3 6 10 11 था, उसी तरह चंद्रमा और मंगल और शनि दोनों का जो शुभ बिंदु है वो एक जैसा है। तो सर सूर्य का भी वैसे ही है सर? हाँ, सर सूर्य का भी वैसे ही? सूर्य का भी वैसे ही है। सूर्य थोड़ा सा जी, तीनों का एक जैसा है। सूर्य मंगल और शनि हाँ। तीनों का एक जैसा है। ठीक है। तो जी। शनि का गिनती कर लेते हैं। कहाँ से गिनती करेंगे? शनि बैठा है मिथुन राशि में।
मिथुन को 1 मानते हुए गिनती करेंगे। शनि इस जन्म कुंडली में मिथुन राशि में है। 1 के बाद 2 कर्क राशि में, 2 के बाद 4, 4 मतलब कन्या राशि में, 4 के बाद 7, 7 मतलब धनु राशि में, और 8 और 9, 9 के बाद 10 और 11, 10 और 11। ठीक है, उसके बाद लग्न को देखते हैं। लग्न तो तुला लग्न है। लग्न से 3, 4, 6, 10, 11, 12। तो 3 कहाँ होगा ना, ये कौन सा भाव है? ये तृतीय भाव को सहज व पराक्रम कहते हैं, सहोदर का भाव है, उसमें बिंदु लगाना है। लग्न से तीसरे, और चौथा जो है वो सुख स्थान है, सुख स्थान में भी बिंदु लगा देना है। और उसके बाद छठा घर मतलब यहाँ मीन राशि है, मीन राशि में भी बिंदु लगा देना है। और उसके बाद 10, 11, 12, 10, 11 और 12 इतने स्थान में किसके हिसाब से ये लास्ट वाला लगा रहे हैं गुरुजी? हाँ, लग्न से लगा रहे हैं ना, लग्न को 1 मानते हुए वहीं से लगा रहे हैं ना। लास्ट में लग्न था ना, लग्न का 3 और 4, 6, 10, 11, 12 ये टोटल शुभ संख्या 48 हो रहा है। जितना हम सूर्य का अष्टक वर्ग में पूरा गिनती करेंगे तो यहाँ से गिनती कीजिए, 1, 2, सूर्य से गिनती प्रारंभ कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सूर्य, मंगल और शनि तीनों का 8-8 शुभ स्थान है, इसलिए 8 तिया कितना होता है? 24। और चंद्रमा का 24, 25, 26, 27, 28। बुध को गिनती कीजिए, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। 35 बृहस्पति का गिनती कीजिए, 36, 37, 38, 39। 39 के बाद शुक्र का 40, 41, 42 और लग्न का गिनती कीजिए, 42 के बाद 43, 44, 45, 46, 47, 48। टोटल सूर्याष्टक वर्ग में जो शुभ बिंदु के संख्या होती है वो टोटल 48 होता है। कहीं हम लोग शुभ बिंदु देते वक्त गलती कर दिए होंगे, इसलिए ये पूरा 0 0 जो दिया गया है उसको गिनती कर लेंगे तो 48 संख्या में हम लोगों को ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उससे हम लोगों को माने क्रॉस चेकिंग भी हो जाता है। और एक सबसे ज़्यादा विशेष विषय क्या है, यहाँ तो हम लोग शुभ बिंदु दे दिए और अशुभ जो है वो रेखा है, और टोटल एक स्थान में 8 शुभ अशुभ मिला के 8 होते हैं। शुभ और अशुभ दोनों मिलाएंगे तो कितना होगा ना, 8 होगा। जहाँ जिस राशि में बिल्कुल शुभ बिंदु नहीं है वह राशि सूर्याष्टक वर्ग में कोई है क्या? है क्या? कोई भी नहीं है। कि कुछ ना कुछ बिंदु हर किसी राशि में यहाँ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। शुभ बिंदु 4 हो तो टोटल संख्या कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। 8 का आधा कितना है ना, 4। जिस राशि में 4 शुभ बिंदु है वो मध्यम फलदायी है, ना शुभ ना अशुभ, मिश्रित फल उसको हम लोग कह सकते हैं। जहाँ 4 से कम हो, जैसे सूर्य अष्टक वर्ग में हम लोग देखें तो वृष राशि में कितने शुभ बिंदु हैं? 2 है। देख रहे हैं सब लोग, समझ रहे हैं बात को? वृष राशि में बोलेंगे तो नोट भी कर लेंगे साथ में जी। गुरुजी रिपीट कर दीजिए आप। सर रिपीट कीजिए प्लीज। रिपीट करूं? आवाज कट गई गुरुजी थोड़ी सी। जैसे ये 48 जो कैलकुलेशन कैसे हुई है सर, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? एक बार रिपीट कर दीजिए। ये
ठीक है, 48 जो कैलकुलेशन हुई है ये कैसे हुई ये समझ में नहीं आया सर। ठीक है। ये सूर्य का शुभ संख्या कितना है बराबर दे के आप लिख दीजिए, ये 8 है। और इसी तरह मंगल का भी शुभ संख्या 8 है। यहाँ शनि का भी शुभ संख्या कितना है, तीनों का शुभ स्थान 8 है ना, 1 2 4 7 8 9 10 11 सूर्य का शुभ स्थान है। ये तीनों का 8 8 8 8 या कितना 24 हो रहा है। इसी तरह चंद्रमा का शुभ स्थान जो है वो कितना है, 3 6 10 11 मतलब 4। ठीक है, इन जो शुभ बिंदु दिया गया है उसको गिनती करके लिख दीजिए सामने, उसको जोड़ दीजिए। और बुध का कितना है, 2 3 4 5 7 है, 7 है। और बृहस्पति का 4 है। ऐसे लिख के जोड़ सकते हैं ना सभी लोग। शुक्र का 3 है और लग्न का कितना है, 6 है। इन सबको जोड़ देंगे तो 48 ही होगा, 48 होगा। ठीक है, तो ये टोटल सूर्य अष्टक वर्ग में शुभ बिंदुओं की जो संख्या है वो 48 है। इसीलिए पूरा सूर्य अष्टक वर्ग के जितने सारे पूरा कुंडली में हम शुभ चिन्हित किए हैं बिंदुओं से, गोला से, वो सबको गिनती करेंगे तो 48 आना चाहिए। यदि 48 से कम ज़्यादा होता है कहीं ना कहीं आपको ग्रह के शुभ बिंदु बैठाने में गलती आप किए हैं, ये समझ लेना है आप लोगों को। समझ गए बात को? उसके बाद गुरुजी सूर्य के जो शुभ और अशुभ मिलाकर के 8 है, ये किस प्रकार हुए हैं? अरे आप यहाँ सामने जो मैं गोला बनाया हूँ शून्य बिंदु, उसको गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनको सबको जोड़ेंगे तो 8 नहीं होगा। और चंद्रमा गुरुजी का ये तो गुरुजी शुभ बिंदु है, आपने मिला ना कि शुभ और अशुभ मिलाकर के 8 होते हैं। मैं शुभ और अशुभ मिला करके वो 8 जो लिखा हूं वो प्रत्येक राशि के लिए लिखा हूं। प्रत्येक राशि में जैसे यहाँ वृषभ, वही तो समझा रहा था, आप बीच में माने उदक पड़े, आप बीच में टोक दिए। आप वृष राशि में शुभ बिंदु कितना है, 2 है, तो अशुभ कितना हुआ, 6। हाँ ठीक जी गुरुजी, 6 हुआ जी। तो शुभ जहां 2 है वहां अशुभ कितना हो गया, 6 हो गया। इसी प्रकार मेष राशि में देखिए, मेष राशि में शुभ, भगवान क्या हो गया, शुभ कितना हो गया, 3। तो अशुभ कितना हो जाएगा, 5। यहाँ कर्क राशि में शुभ कितना हो गया, 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6। तो अशुभ कितना होगा, 2। किसका पल्ला भारी है, शुभ का या अशुभ का, कर्क राशि में? शुभ का। इसी प्रकार आप सिंह राशि में देखिए, सिंह राशि में अशुभ कितना है, 3। शुभ कितना है, सॉरी, शुभ कितना है, 3। तभी अशुभ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। गुरुजी ये कैसे पता चले करें कि ये शुभ है या शुभ है? अरे हम लोग शुभ को चिन्हित किए हैं ना, शुभ को चिन्हित किए तभी तो 3 बिंदु हम लोगों को मिला सूर्य अष्टक वर्ग में। तो फलादेश में कैसे घटाएंगे, आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। वर्तमान आप फलादेश इसको करना है, केवल अभी वर्तमान इतना समझिए, शुभ बिंदु सिंह राशि में कितना है ना, 3, और अशुभ बिंदु 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 है। ठीक है, इसी प्रकार कन्या राशि में शुभ बिंदु गिनती कर लीजिए कितना है, 5। गुरुजी यही चीज समझ में नहीं आ रही कि 8 में से 3 क्यों घटा रहे हैं लोग? अरे कुल मिला के एक राशि में शुभ और अशुभ मिला के 8 होते हैं। एक राशि में, प्रत्येक राशि में 8 8 8 शुभ और अशुभ कुल मिला के कितने होते हैं, 8 होते हैं। जहां
हाँ, तो अशुभ रेखा खींचना पड़ेगा। हाँ, अशुभ रेखा खींचना पड़ेगा तभी आपको समझाने के लिए। जैसे एक का समझा देता हूं, यहाँ तुला, जैसे मैं सिंह राशि में 3 शुभ है तो रेखा खींच लीजिए 5 ठो। गुरुजी दूसरा कलर यूज कर लीजिए। दूसरा दूसरा कलर यूज कर लाल कलर यूज कर रहा हूँ। सुबह भी आता है। ठीक है। और इसी तरह कन्या राशि में 5 शुभ गोला लगाए हैं और 5 के बाद 1 2 3 अशुभ हो गया। इसी प्रकार तुला राशि में 4 शुभ है और 4 अशुभ। अशुभ को रेखा में चिन्हित कीजिए, शुभ को गोला में चिन्हित कीजिए। समझ गए बात को? यहाँ जी गुरुजी। शुभ और अशुभ कुल मिला के 8 होते हैं। शुभ को आप क्या कीजिए, गोले में चिन्हित कीजिए, अशुभ को रेखा में चिन्हित कीजिए। एक राशि में लिख लीजिए, एक राशि में अष्टक वर्ग चक्र के प्रत्येक राशि में शुभ अशुभ को मिला के कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 होते हैं, 8। शुभ बिंदु और अशुभ, शुभ बिंदु और अशुभ रेखा मिला के कितने होते हैं? 8 होते हैं। बार बार कह रहा हूँ, इसको याद कर लीजिए, ये साधारण बात है। उसके बाद भी याद नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत होगी। गुरुजी 7 राशियां और 1 लग्न मिला के टोटल 8 ही होंगे। 8 कुंडली हम लोगों को बनाना है और हम आज केवल सूर्य के अष्टक वर्ग बना रहे हैं। और सूर्य अष्टक वर्ग में प्रत्येक ग्रहों को, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि लग्न को मिला के सभी स्थान से शुभ बिंदु को हम लोग चिन्हित किए। पहले शुभ स्थान जहां जहां पड़ा वहां वहां बिंदु व गोला हम लगा दिए। गोला लगाने के बाद हम लोगों को यह पता चल गया किस राशि में कितने शुभ बिंदु हैं और कितने अशुभ रेखा है। ठीक है। जैसे कर्क राशि में 6 शुभ हो गया और 2 अशुभ हो गया। एक बात मुझे पूछना है, वर्तमान सूर्य कौन से राशि में चल रहा है? सिंह सिंह राशि में। सिंह राशि में चल रहा है। तो सिंह राशि में कितने इस चक्र में, ये जन्म कुंडली जिसका है उसके जन्म कुंडली में सिंह सूर्य अष्टक वर्ग के सिंह राशि में कितने शुभ है कितने अशुभ हुआ ना? शुभ हो गया 3 और अशुभ हो गया 5। इसका अर्थ क्या हुआ? जब सिंह राशि में गोचर में, प्रत्येक वर्ष सिंह राशि में गोचर में सूर्य चलेगी और प्रत्येक वर्ष सिंह राशि में जब गोचर में सूर्य चलेगा तब उसके लिए अष्टक वर्ग शुद्ध नहीं होगा, अशुद्ध होगा। सिंह राशि इसके लिए अष्टक वर्ग से अशुद्ध हो जाएगा और सिंह राशि अशुभ फलदायी हो जाएगी, क्योंकि वहां पर शुभ संख्या 3 है, अशुभ संख्या 5 है। इसी कारण से इस प्रकार गुरुजी लिखवा दीजिए। अरे लिखना क्या है, आपके सामने है, आप उसको लिखिए। सामने में लिखा हूं। और जैसे आप लोग कन्या राशि अभी देखिए, कन्या राशि में शुभ और अशुभ कितना है बताइए? 6 शुभ है, 6 शुभ, 2 अशुभ। हाँ, कन्या राशि में 5 है, 5 शुभ 5 है, अशुभ 3। हाँ, कन्या राशि में 5 शुभ 3 अशुभ। 5 जो है वो शुभ है और 3 अशुभ है। किसका कौन ज्यादा है, शुभ है या अशुभ है? शुभ ज्यादा है गुरुजी।
तो कन्या राशि में गोचर में अगले महीने में कन्या राशि में चलेगा सूर्य। इस जन्म कुंडली के लिए कन्या राशि शुद्ध होगा या अशुद्ध होगा? शुद्ध होगा। शुद्ध होगा। कन्या राशि में यह उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार इत्यादि जब गोचर में सूर्य चलेगी, ये व्यक्ति कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। कर सकता है। तो इससे हम लोगों को आगे की जब दशा फलादेश हम लोग करेंगे तभी और बारीकी से समझ में आ जाएगा। आएगा ना? जी हाँ जी गुरुजी। तो इस प्रकार सूर्य अष्टक वर्ग को जितने शुभ बिंदु और अशुभ बिंदु हैं उसको अच्छे से समझ लेना है। और एक चीज यहाँ जब सूर्य अष्टक वर्ग में हम लोग पढ़ते हैं तब एक चीज ध्यान देना है, सूर्य का स्वराशि क्या है? अपना राशि ठीक है। सूर्य का स्वराशि क्या है? सिंह है। सूर्य कौन से राशि में? लिख लीजिए स्वराशि। जिसको पता नहीं है सूर्य कौन से राशि का अधिपति है, क्योंकि हम लोग सूर्य अष्टक वर्ग का विचार कर रहे हैं ना। सूर्य का स्वराशि सिंह राशि है, लिख लीजिए। और सूर्य का उच्च राशि क्या है? मेष। जिसको पता नहीं है वो लिखें। मेष राशि के 10 अंश में सूर्य परमोच्च होता है ना। यहाँ थोड़ा सा ये जो विषय है इसको नोट कर लीजिए सब लोग, जो लिखा गया है। शुभ और अशुभ फलादेश के लिए अष्टक वर्ग में शुभ क्या होना चाहिए? अधिक बिंदु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिंदु जिस राशि में ज़्यादा हो वो ज़्यादा शुभ फलदायी हो जाता है। और क्या शुभ होना चाहिए? स्वराशि अपने राशि में, अपने उच्च राशि में, अपने अधिमित्र राशि में, अपने मूल त्रिकोण राशि में, अपने मित्र राशि में सूर्य, चंद्रमा, कोई भी ग्रह शुभ फल देता है। और उपचय स्थान में, उपचय मतलब 3, 6, 10, 11 इन्हीं स्थानों में भी ग्रह शुभ फल को प्रदान कर लेता है। इसी प्रकार अशुभ का भी जहाँ कम बिंदु हो, थोड़े बिंदु होना चाहिए। माने जैसे यहाँ हम लोगों के वृष राशि में 2 बिंदु आ गया, मेष राशि में 3 बिंदु है और मिथुन राशि में भी 2 बिंदु है। जहाँ कम बिंदु हो वो अशुभ फलदायी है। और उसका नीच राशि, जैसे सूर्य का उच्च राशि मेष है, नीच राशि क्या होगा? तुला। तुला लिख लीजिए। जिसको पता नहीं है, मेष राशि से 7वां राशि तुला होता है। जो ग्रह जहां उच्च होता है उससे 7वां राशि में क्या हो जाता है? नीच हो जाता है। और सूर्य का उच्च राशि मेष है, नीच राशि तुला है। उसी प्रकार अतिशत्रु और शत्रु राशि में भी होने से अशुभ फलदायी होती है। और उपचय राशि से बाकी जितने भाव हैं वो अनुपचय राशि कहलाते हैं। तो उपचय राशि तो 3, 6, 10, 11 था ना। अनुपचय क्या हो गया? क्या हो गया सर? 1, 2, 1, बच्ची हुई सब आ जाएंगे। 1, 2, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12। 12। तो अनुपचय भाव मतलब, अनुपचय मतलब हानि, उपचय मतलब वृद्धि। अनुपचय स्थान में भी अशुभ फल देने के विषय आ जाता है। तो इस प्रकार जब हम लोग फलादेश को आगे समझेंगे, इनका भी प्रयोजन हम लोगों को समझना है। जैसे सूर्य का विचार करें, सूर्य के मित्र राशि, कल भी हम कहे थे सूर्य के मित्र ग्रह कौन है? सूर्य का मित्र
मंगल गुरु मंगल चंद्र गुरु मंगल चंद्र मंगल गुरु चंद्र मंगल गुरु। चंद्र मंगल गुरु। और चंद्रमा का राशि कर्क है। चंद्रमा मंगल का राशि 1 और 8 मेष और वृश्चिक है। गुरु का राशि 9 और 12 तो हम लोगों को सूर्य अष्टक वर्ग में एक तो पता चल गया, अपना स्वराशि जो है वो सिंह है। स्वराशि क्या है? सिंह है। और सूर्य का उच्च राशि मेष है। ये जो जितने स्थान हैं, मेष राशि, सिंह राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि, ये सूर्य के लिए शुभ राशियां हैं। गुरुजी ये 1 5 1 4 1 8 9 12 लिखे हैं, ये क्या है? अरे रामायण सुन रहे हैं ना, अब खत्म हो जाने के बाद पूछ रहे हैं। चंद्रमा कौन से राशि का अधिपति है? कर्क। कर्क राशि का। तो 4 कर्क चंद्रमा के नीचे लिखा हूं, मतलब कर्क राशि है 4। और मंगल मेष और वृश्चिक, मेष का संख्या 1 होता है और वृश्चिक का संख्या 8 होता है। तो मेष और वृश्चिक मेष और वृश्चिक का अधिपति जो है वो मंगल होता है, इसलिए 1 8 लिखा हूं। 9 और 12, 9 मतलब धनु राशि है, 12 मतलब मीन राशि है। धनु और मीन राशि का अधिपति बृहस्पति होता है। ये तीनों सूर्य के मित्र हैं, तीनों मित्र हैं, पता है? सूर्य के ये तीनों ग्रह जो होते हैं वो मित्र होते हैं, इसीलिए 4 1 8 9 12 लिखा हूं। और 5वां राशि 5 जो है वो सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी जो है वो सूर्य होता है और मेष राशि में सूर्य उच्च होता है, इसीलिए 1 भी दोबारा लिखा हूं, 2 बार 1 लिखा हूं। तो ये जितने सारे सिंह राशि, मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और 12वां मीन राशि, ये सब शुभ राशियां होते हैं सूर्य के लिए। समझ गए बात को? जी गुरुजी, बहुत बढ़िया। ठीक है। और उपचय स्थान मतलब 3 6 10 11। उपचय मतलब 3 6, सूर्य जहां बैठा है 3 6 10 11। आगे उपचय का बात समझेंगे। पहले 5 1 4 1 8 9 12 का बात समझ लेते हैं। ये 5 सिंह राशि है, जहां हम लोग देख रहे हैं कितना ना 3 मात्र शुभ बिंदु है, ज़्यादा शुभ बिंदु नहीं है। और एक उच्च राशि में भी देखें मात्र 3 शुभ बिंदु है। अशुभ ज़्यादा है, शुभ कम है। ये दोनों, एक उच्च राशि सूर्य का और दूसरा स्वराशि, ये दोनों अष्टक वर्ग में शुद्ध नहीं है। नहीं है ना? जी नहीं है। स्वराशि भी शुद्ध नहीं है और अपना उच्च राशि भी सूर्य अष्टक वर्ग में शुद्ध नहीं है। उसके बाद भी जब फलादेश हम आगे जाके करेंगे, इसमें शुभ फल देगा। गोचर में जब सूर्य मेष राशि में चलेगा, मेष संक्रांति होता है 14 अप्रैल को, 1 महीना तक सूर्य मेष राशि में, सूर्य 12 महीना 12 राशि में चलता है, वो तो पता है ना, 12 संक्रांति होते हैं। एक एक राशि को, हाँ, एक राशि को भोग करने के लिए सूर्य को 1 महीना लगता है। और एक संक्रांति से दूसरे संक्रांति तक जो कालखंड है उसको सौरमास कहा जाता है। और सूर्य एक एक महीना में एक एक राशि चलेगा तो उसका शुभ और अशुभ फलादेश करने के लिए सूर्य का गोचर से हम लोगों को सूर्य अष्टक वर्ग को देखना पड़ेगा। सूर्य अष्टक वर्ग में हम देखें तभी हम लोगों को यह पता चल रहा है इस जन्म कुंडली में मेष राशि में 3 और सिंह राशि में 3 और कर्क राशि में चलें तो शुभ बिंदु ज़्यादा है, कितना है 6 है, और अशुभ कम है। आराम से कर्क राशि भी 10वें घर में है,
दशम मतलब कर्म स्थान है, तो शुभ बिंदु ज़्यादा है। जब कर्क राशि में गोचर में सूर्य कर्क संक्रांति होगी, इस जन्म कुंडली में के लिए शुभ फल निश्चित है। इसी प्रकार वृश्चिक राशि, क्योंकि शुभ स्थान सूर्य का कौन सा है, वृश्चिक राशि भी है, धनु राशि भी है, मीन राशि भी है। उन स्थान में देख लीजिए कितना कितना शुभ बिंदु हो रहा है पहले, उसके बाद आप अशुभ स्थान को देखेंगे। ठीक है, वृश्चिक राशि में देखिए जहां 8 लिखा है वहां कितना बिंदु है, कितना है? 3। तो वृश्चिक राशि में 3, इसका अर्थ क्या हो गया? शुभ नहीं है, शुभ कम है, शुभ कम, अशुभ हो गया, अशुभ ज्यादा है। लेकिन धनु राशि में 4 का हो गया, मतलब 4 शुभ 4 अशुभ। और मीन राशि में 5 शुभ 5 3। आगे हम लोगों को जब फलादेश में इसका व्यवहार करेंगे यह भी पता चल जाएगा, जहां शुभ बिंदु ज्यादा हो उसमें गोचर में जब ग्रह चले वहां पर क्या शुभ फल निश्चित रूप से हम लोगों को देगा। ये सूर्याष्टक वर्ग चक्र था। आप अपना अपना जन्म कुंडली का सूर्याष्टक वर्ग आज जाके घर में निकाल लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। आज के कक्षा के लिए आप सबको धन्यवाद। गुरुजी व्हाइट पर से भेज दीजिएगा ग्रुप में। गुरुजी एक प्रश्न